तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरी खबर है। इतनी बुरी खबरें आती हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि मैं खुद कभी कभार हैरान हो जाता हूँ कि क्या किस तरह वक्त बदला है। इमरान रियाज को बाजियाब करा के अदालत में पेश नहीं किया गया। IG पंजाब ने कहा सारी एजेंसियों के लोग आए थे, पूरे पाकिस्तान की पुलिस से पूछ लिया है, किसी के पास इमरान रियाज नहीं है। चौधरी वजाहत हुसैन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग में चले जाएं। परवेज इलाही साहब के हवाले से भी जो है ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। 9 मई से लेकर अब तक लोग वैसे खुद छोड़ के जा रहे थे, ये पहली खातून है जिनको खुद तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान जो केमिस्ट्री है ये उससे रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, कई खबरें पिछले 12 घंटे के अंदर डेवलप हुई हैं और ख़ास तौर पे कुछ कानूनी मामलात हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मैं अभी से आपको ये बता दूं कि अगले 24 घंटे जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज़हन में रखिएगा कल मैंने अपने वीलॉग के अंदर भी इसका जिक्र किया था। इमरान खान साहब ने उसके बाद मैंने जो खबरें दी थी आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 80% इस बात का इम्कान है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा मंगल वाले दिन। बाद में उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर भी उन्होंने यही वो बात की जो उन्होंने मुझसे कही थी कि जी 80% चांस है कि मुझे मंगल वाले दिन गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो मंगल आने में अब सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। तो इमरान खान साहब का जो खदशा है वो पूरा होता है या नहीं होता, विल हैव टू वेट एंड सी दैट। लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक और इमरान जिनके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है, वो हैं इमरान रियाज खान, एंकर पर्सन और यूट्यूबर, आप जानते हैं अच्छी तरह। उनके हवाले से अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ हैं। आखिरी जब उनको देखा गया था तो सियालकोट एयरपोर्ट से जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद से लेकर अब तक उनका कुछ पता नहीं लग रहा। बड़ी देर से जो है ये मामला कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। मैं ज़रा उस सिलसिले में आपको अपडेट करना चाहता हूँ। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में समाअत हुई थी। पिछले हफ्ते जज साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पंजाब पुलिस को बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि पीर वाले दिन तक मुझे इमरान रियाज खान जो है वो हर सूरत चाहिए। आज जब इस केस की समाअत हुई तो IG पंजाब समेत जो दीगर अफसरान हैं वो चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए। ताहम अदालती हुक्म के बावजूद इमरान रियाज को बाजियाब करा के अदालत में पेश नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जी IG साहब आपकी जानिब से क्या पेशरफ्त है। IG पंजाब ने कहा कि जी एजेंसी ने पुलिस की गाड़ी को बुलाया था, क्यों बुलाया था ये आप एजेंसी को बुलाकर पूछ सकते हैं, इमरान रियाज खान हमें मतलूब नहीं थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए, वरना आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। IG पंजाब ने कहा जी हमने कल रात भी मीटिंग की है, सारी एजेंसियों के लोग आए थे, पूरे पाकिस्तान की पुलिस से पूछ लिया है, किसी के पास इमरान रियाज नहीं है। अदालत सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से भी इस बारे में जवाब मांगे, उन्हें कहें कि हमारी मदद करें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपको मजीद वक्त चाहिए। IG पंजाब ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हमने खुद वजारत दाखिला से रब्ता किया है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इमरान रियाज की ज़िंदगी के लिए कोशिश कर रही है और उनकी हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है। IG पंजाब ने कहा कि जी अदालत वजारत दाखिला के नुमाइंदे को अदालत में बुला ले ताकि हम उनसे मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाएं। इस दौरान इमरान रियाज के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि मेरी इतलात हैं कि इमरान रियाज ना सिर्फ पंजाब में है बल्कि वो लाहौर में ही है। इमरान रियाज के घर जिन्होंने रेड किया उनमें से एक बंदा वही है जो सियालकोट से इमरान रियाज को लेकर गया। इस पर IG पंजाब ने कहा कि इमरान रियाज पुलिस के किसी सेंटर में नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता इससे कोई नुकसान होता है तो मैं सबको फिक्स करूँगा। आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेंगे। बाद अज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। तो ये जनाब एक डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो जनाब पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो निगरां पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा की है। मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रही कि 14 मई तो गुजर गई, अब क्या नज़रसानी के नहीं हुए, इलेक्शन बात ख़त्म हो गई। वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर कर दिया। पंजाब में इंतखाबात पहले हुए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासर होने का खदशा है। वफाकी हुकूमत का कहना था कि पंजाब सबसे ज़्यादा नशस्तें रखने वाला सूबा है। पंजाब में जीत से ये तयन होता है कि मरकज़ में हुकूमत कौन करेगा। पंजाब में इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ एक ही वक्त में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को इस्तेमाल किया है। ये जवाब में जो है वो जमा करवाया गया। उसके बाद एक और ख़बर है वो है जनाब ऑडियो लीक से मुतल्लिक। ऑडियो लीक से मुतल्लिक जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, जो 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन है जिसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हेड कर रहे हैं।
उस सिलसिले में इजलास में इसकी कार्रवाई को पब्लिक करने का फैसला किया गया। इसका पहला इजलास जो है वो आज मुनक़्क़िद किया गया। इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सदारत में इजलास हुआ। इस दौरान अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर भी वहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने पूछा जी कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कमीशन के नोटिफिकेशन से TORs और इख्तियारात पढ़ कर सुनाए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने की वजह से मेरे कुछ आइनी फ़राइज़ भी हैं। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी रुकन हूँ। कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुल्ज़िम नहीं है। तमाम पेश होने वालों का एहतराम किया जाएगा। हम पर भारी जिम्मेदारी है। चाहते हैं कि कमीशन जल्द अज जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। बाद अज़ां इंक्वायरी कमीशन ने ऑडियो लीक से मुतालिक अपनी जो तहकीकात थी उन्हें पब्लिक करने का ऐलान किया और कहा कि कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा कमीशन ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से तमाम ऑडियो लीक्स के ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिए। साथ ही ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद के नाम, एड्रेस और राब्ता नंबर भी तलब करते हुए अटॉर्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा करवाने की हिदायत की गई। कमीशन ने कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी कि मैंडेट के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल की जाए। इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी को ऑडियोज़ की तस्दीक के लिए मुतल्लिका एजेंसी का तयन करने की भी हिदायत की गई इंक्वायरी कमीशन की जानिब से। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि जी ऑडियो लीक्स की तस्दीक कैसे होगी। ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से रब्ता किया जा सकता है। अगर कोई शख्स कहे कि ऑडियोज़ में आवाज़ उनकी नहीं या टेम्पर्ड है तो उसकी तस्दीक पहले से करना होगी। बाद उन्होंने कहा जी कमीशन की कार्रवाई हफ्ते के रोज़ होगी और मजीद कार्रवाई 27 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सो आने वाले हफ्ते को जो है वो अब इसके ऊपर मजीद कार्रवाई होगी। अच्छा, इसके ऊपर एक जो कमीशन की इंक्वायरी के ऊपर जो एक एतराज़ अभी भी उठ रहा है और ये मैंने पहले जब इसके TOR सामने आए थे मैंने तब भी ये बात कही थी कि ये बात अभी तक डिबेट नहीं हो रही कि भाईजान ये सारा कुछ रिकॉर्ड किसने किया है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो आई होप, मेरी अभी भी उम्मीद है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इस इशू को ज़रूर पिक करेंगे और जानेंगे कि ये किसने किया है। और दूसरी बात यह है कि जिन अफराद के बारे में बात हो रही है कि उनको बुलाया जाए, तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ख़वातीन जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। वैसे तो बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन दो ख़वातीन कौन है? एक तो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की जो सास हैं उनकी मुबैना तौर पे आवाज़ है उस ऑडियो के अंदर, और एक ख्वाजा तारिक रहीम जो एक सीनियर लॉयर हैं उनकी जो अहलिया हैं वो भी इस ऑडियो के अंदर सुनी जा सकती हैं। तो अब देखना ये है कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं वो इस कमीशन के सामने पेश होती हैं या नहीं होती। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने जुडिशल ये इस इंक्वायरी कमीशन को जो है वो चैलेंज कर दिया है कि जनाब ये कमीशन ही गलत बना हुआ है। इसमें एडवोकेट बाबर अवान साहब की तवस्सुत से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि जी इस इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जो है कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ को इस सारे चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। मतलब आपको तो, आपके लिए तो सारे जज बराबर है ना। आप तो बार बार यही कहते हैं कि आपको तो कोई मसला नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल हों या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हों। तो अगर एक कमीशन बना हुआ है और वो तहकीकात करने जा रहा है तो आपको तो 100 बिस्मिल्लाह करना चाहिए। आप इसका रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आपको जी हमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ है, कोई मसला नहीं है, आप करें, हमें किस बात का डर है। सो इस तरह की एक्चुअली जो दरख्वास्त जमा करा के तहरीक इंसाफ जो है अपने आप को मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में ला रही है इस सारे मामले के अंदर, जबकि एक्चुअली तो आपने आपको डिस्टेंस करना चाहिए इस सारी चीज़ से। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरी खबर है। इतनी बुरी खबरें आती हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि मैं खुद कभी कभार हैरान हो जाता हूँ कि क्या किस तरह वक्त बदला है। मतलब आज से अगर आप उठा के देखें ना 3-4 साल पहले, तो इनका जितना लौंडा लपाड़ा होता था वो बैठ के यहाँ भी छक्का मार दिया, वो भी चौका मार दिया, ये भी कमाल कर दिया, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ, और ये भी छा गया, वो भी छा गया, इधर से दूध निकल आया, उधर से सोना निकल आया, उधर से तेल निकल आया, यहाँ से गैस निकल आई है, और दिन बदलने वाले हैं, बाहर से लोग आएंगे कर्जा लेंगे। लेकिन खैर, मैं यकीन करें कभी कभी खौफ आता है, यकीन कीजिए कि कभी कभी खौफ आता है इस पूरी स्टोरी को देख के ना। पूरी एक फिल्म बन सकती है सारी चीज़ के ऊपर कि किस तरह राइज हुआ और किस तरह डाउनफॉल आया। मतलब ये पूरी एक कहानी बन सकती है। बहरहाल, एक और जो बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी, उन्होंने जनाब एक वाज़ेह तौर पे एक वीडियो पैगाम जारी किया है सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहा हूँ और मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा
कि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इवन दो अभी तक मेरे नज़र में अभी भी कोई बहुत बड़े प्रोमिनेंट नाम जो है ना वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के नहीं गए हैं। मतलब अब ये ज़्यादातर लोग जो जा भी रहे हैं वो इस किस्म के लोग हैं जो आप कह लें कि बिग फिशेस में काउंट नहीं होते थे। आमिर कियानी हो गए, वो फिर भी एक प्रोमिनेंट नाम थे जिनके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन बाकी कोई इतने बड़े या इतने प्रोमिनेंट नाम नहीं थे। लेकिन अब एक और नाम जो आज इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है, जिनका नाम वो है जनाब चौधरी वजाहत हुसैन, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे। चौधरी वजाहत हुसैन जो है चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं, और जब ये नो कॉन्फिडेंस वोट का जब मामला आया था तो चौधरी वजाहत हुसैन अपने साहबजादे के साथ और परवेज़ इलाही अपने साहबजादे के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ में चले गए थे। उन्होंने डिच कर दिया था मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग काफ को, बल्कि अगर ये कहा जाए तो अब ये मार्केट में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है चौधरी वजाहत हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग में चले जाएं। तो ये फिर भी एक बहुत बड़ा नाम होगा, गुजरात की सियासत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम होगा अगर वो वाकई वापस चले जाते हैं। वैसे तो खुसर फुसर अगर मैं कहूँ, मैं खुसर फुसर कहूँगा, मैं ऐसे खबर नहीं कहूँगा। खुसर फुसर ये है कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी जो है ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। मैं भी क्योंकि वाज़े तौर पे इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन ये चौधरी वजाहत हुसैन के हवाले से जो खबर है ये समा ने इसको रिपोर्ट किया है। अभी तक ऑफिशियली एज सच कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये अगर होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी विकेट गिरी है, ये एक बड़ी विकेट गिरी है। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर जो एक वो है सीक्वेंस है, ये आप इसमें नोट कीजिए कि रोज़ाना के हिसाब से नया बंदा सामने आता है। मतलब ये इकट्ठे नहीं, इनका वो जो ज़मीर है ना वो इकट्ठा नहीं जाग रहा। 9 मई को अब काफ़ी देर हो चुकी है भाई, आज 22 तारीख हो गई है, तो सबके जो ज़मीर जाग रहे हैं ना वो एक एक करके जाग रहे हैं। एक दिन जाता है, फिर दूसरे दिन जाता है, फिर तीसरे दिन जाता है, फिर चौथे दिन जाता है। इस तरह करके जो है ज़मीर जाग रहे हैं। तो खैर ये ज़मीर बिल्कुल इसी तरह ही जागते थे जब 2018 से पहले जब इलेक्शन हो रहे थे ना, तो फिर उस वक्त ज़मीर नहीं जागते थे, उस वक्त विकटें गिरती थी। आज ये विकेट गिर गई, आज वो विकेट गिर गई, और ये कप्तान ने ये विकेट भी गिरा दी, वो भी तहरीक इंसाफ में आ गया, ये भी तहरीक इंसाफ में आ गया। तो जैसा राइज था वैसे ही फॉल जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे देखिए, अगर इलेक्शन अनाउंस हुए ना, अगर बाकी इलेक्शन अनाउंस हो गए तो फिर आप देखिएगा कितने बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट सकते हैं, ये वक्त बताएगा। खैर अच्छा जी, एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खबर है वो जनाब उनकी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग परवेज़ शाह अब्बासी, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही बरतरफ कर दिया। परवेज़ शाह अब्बासी को कहा जी उनको इस वजह से बरतरफ किया गया कि वुमेन विंग के जो इजलास होते थे उसमें अदम शिरकत की वजह से जो है उनको बरतरफ किया गया है। परवेज़ शाह अब्बासी ने 9 मई के वाक़यात की सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मज़म्मत की थी, और अपने बयान में उनका कहना था कि 9 मई के हमले की मैं मज़म्मत करती हूँ। उम्मीद है कि खान साहब इस वाक़े का खुद नोटिस लेंगे कि कैसे चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। सो आई एम प्रीटी श्योर मज़म्मत की वजह से तो नहीं आपने निकाला होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो फवाद चौधरी भी मज़म्मत कर चुके हैं और भी अली जैदी भी मज़म्मत कर चुके हैं, इमरान खान साहब खुद भी मज़म्मत कर चुके हैं, हल्की फुल्की सी मज़म्मत उन्होंने भी की थी। सो आई एम प्रीटी श्योर मज़म्मत की वजह से तो नहीं निकाला होगा, देयर आर अदर रीजंस जिसकी वजह से शायद उनको अलग किया गया होगा। लेकिन पाकिस्तान ये पहली दफ़ा हुआ है कि 9 मई से लेकर अब तक लोग वैसे खुद छोड़ के जा रहे थे, ये पहली खातून है जिनको खुद तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया कि जी आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो कोर्ट से हुई है, और वो हुई है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। पीटीआई के कारकुनों की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई। वहाँ पे पीटीआई कारकुनों के वकील एडवोकेट शौकत रऊफ सिद्दीकी वकला टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। उनके एतराज़ात पर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ वहाँ पे बड़े बरहम हो गए, जो जज साहब थे। उन्होंने वकील ने कहा कि जी अदालत हमारे कारकुनों को रिलीफ नहीं दे रही है, ना हमें सुन रही है। हुकूमत का रवैया देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर धरना देते हैं उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। वो पीडीएम ने जब दिया था, आपको याद होगा मैंने भी उसके ऊपर कहा था कि ये फ़र्क होता है, आपके अपनी पार्टी अगर जाके रेड जोन के अंदर जाके एहतजाज करे तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर कोई और करे तो फिर आप उनके खिलाफ पर्चे भी काटते हैं। तो ये उसका जिक्र हो रहा था। जज साहब ने बड़े वहाँ पे गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदालत आपके दलाइल के बगैर ही आपके बंदों को रिहा कर रही है, आपको तहम्मुल से बात सुननी चाहिए, मुझे सियासी बहस में ना उलझाएं, आपने जो करना है करें, आपकी दरख्वास्त नहीं सुनूंगा। इस दौरान जो है वो पीटीआई के वकला अदालत के रिमार्क्स के दौरान भी मुसलसल दखल अंदाजी करते रहे, जिस पर जज साहब शदीद बरहम हो गए। जज साहब ने कहा कि जी मुझे भी थ्रेट्स हैं, मैं घर से अकेला अदालत के लिए निकलता हूँ, कोई गनमैन साथ नहीं रखता, मेरी अलील वालदा बेड पर आखिरी सांसें ले रही है,
मैं यहाँ सियासी बहस नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करता हूँ। जो शख्स जलाओ घिराव मुकदमे में नामजद है, अदालत उसको कैसे रिलीफ दे। एक मौके पे जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पीटीआई के वकला से कहा कि आप नहीं जाते तो मैं खुद सीट छोड़कर चला जाता हूं। आपके लोगों ने सरकारी इदारों पर हमले किए, किसी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा, मुल्क का सत्यानाश करके आप अदालतों पर ये एतराज़ करते हैं जो आपको रिलीफ देती है। उसके बाद जो है वो समात में वक्फा कर दिया गया। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। वक्फे के बाद समात जो है उसके बाद दोबारा जब शुरू हुई तो फयाजुल हसन चौहान साहब को जो है 1 लाख श्योरिटी बॉन्ड जमा करने की हिदायत का हुक्म दिया गया कि वो बयान हल्फी दें कि वो किसी तोड़ फोड़ या इस किस्म की सरगर्मी में दोबारा हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा अदालत ने तोड़ फोड़ में मुलव्वस कारकुनान की एक अलग फहरिस्त जो है वो तलब कर ली। अदालत का कहना है कि जी मुकदमात में नामजद अफराद केसेस का सामना करेंगे। जो शख्स किसी मुकदमे में नामजद नहीं, सिर्फ उसे रिहा किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा डेली टेलीग्राफ के अंदर जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। उसके अंदर जो है वो एक आर्टिकल छपा जिस पे इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डेली टेलीग्राफ के ऊपर जो है वो कमेंट किया। अब इसके अंदर बेसिकली जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है वो है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान जो केमिस्ट्री है, पता नहीं से केमिस्ट्री कहूँ या फिजिक्स कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ये उससे रिलेटेड है। मैं इसको जल्दी से इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं तर्जुमा भी साथ साथ करता हूँ। इसमें लिखा है जी, वन इज करिज्मेटिक क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन रैलिंग क्राउड्स ऑफ डिवोटेड सपोर्टर्स अगेंस्ट हिज रिमूवल फ्रॉम पावर। The other is a quiet general who privately wields significant clout and leads an army that likes to hold the final say in Pakistan governance. Imran Khan's 13-month-long tussle with Pakistan government and military leadership has tipped the country into political crisis and increasingly resembles a personal duel with General Asim Munir. At the heart of their clash is an apparent falling out that neither man has acknowledged publicly, stemming from a threat to investigate Mr. Khan's family for alleged corruption that reportedly led to General Munir's sacking from Pakistan's powerful ISI spy agency in 2019। मैं सिर्फ इसको यहीं तक रखता हूँ। इसमें बेसिकली वो ये आगे चल के उसके बाद वो लिखते हैं इसके अंदर, It was as ISI chief that he is reported to have first clashed with Mr. Khan, who was then Prime Minister. General Munir is reported to have informed Mr. Khan he wanted to investigate allegations of corruption around his wife and his circle. Then in June 2019, he was removed from his post only 8 months into what was meant to be a 3-year term. तो बेसिकली इसका वो जिक्र कर रहे हैं कि जनाब ये डेली टेलीग्राफ ये कह रहा है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे बतौर DGI अपना ओहदा संभाले हुए, जब इमरान खान साहब ने उनको इस बुनियाद के ऊपर रिमूव कर दिया कि वो बुशरा बीबी के हवाले से तहकीकात कर रहे थे, और इस वजह से इमरान खान साहब ने रिमूव कर दिया। इमरान खान साहब ने इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर जो है जवाब दिया और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इस मजमून में दावा किया गया है कि मैंने जनरल आसिम को बतौर DGI इस्तीफे पर मजबूर किया क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी अहलिया बुशरा बेगम की करप्शन के शवाहिद दिखाए। यह दावा बिल्कुल गलत है। जनरल आसिम ने मुझे मेरी अहलिया की करप्शन के कोई शवाहिद दिखाए, ना ही मैंने उन्हें इस बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। तो ये अब ये जब इमरान खान साहब ने एक्चुअली ये ट्वीट किया ना, तो बहुत से लोगों ने इस ट्वीट के नीचे जवाब दिए। उन्होंने 2-4 बातें की। उन्होंने कहा, जी पहली बात तो ये कि अगर डेली टेलीग्राफ गलत बात कर रहा है तो आज से चंद माह पहले जब वो जो आपकी तोशाखाना की घड़ी का मसला आया था और शाहजेब खानजादा ने उस वक्त उमर फारूक, वो शख्स जिसके पास वो घड़ी है, जब उसको अपने प्रोग्राम में लिया था तो आपने उस वक्त ऐलान किया था कि शाहजेब खानजादा और उमर फारूक के खिलाफ जो है मैं हत्या की इज्जत का दावा करूंगा। उस दावे का क्या बना? चलें, अगर आपने उस वक्त उनके खिलाफ दावा किया था तो डेली टेलीग्राफ तो आप यूके में जाकर दावा ठोक दें इनके खिलाफ, क्योंकि अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो आप दावा कर दें इनके खिलाफ। तो इमरान खान साहब को हकीकत है कि अगर वाकई इशू है तो यूके कोर्ट से इमरान खान साहब एक दफ़ा इन बोथम के खिलाफ भी जो है वो केस जीत चुके हैं वहाँ पे। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि डेली टेलीग्राफ के अगेंस्ट जो है वो केस कर दें, अगर आप वाकई ये कह रहे हैं कि ये बात नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं इसी से रिलेटेड एक ये बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया था जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने कहा था कि ये चीज़ें जब दिखाई गई थी इमरान खान साहब को बताया गया तो तब इमरान खान साहब ने जो है इनको हटा दिया था। उसमें स्टोरी उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कही थी। एक और जो इसमें इसी स्टोरी का एक दूसरा वर्जन ये है कि उससे पहले ईरान का दौरा हुआ था और ईरान के दौरे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान साहब फरते जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे। मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जी पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किया जाता रहा है ईरान के ऊपर हमले करने के लिए और हम इन चीज़ों को रोकेंगे। तो उस वक्त वहाँ पे क्योंकि जनरल आसिम मुनीर DGI के तौर पे गए हुए थे, तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने एक पर्ची लिख के उस वक्त के PA वहाँ पे जो PA था या PS था उसको दी थी और उसको कहा था कि जाके प्राइम मिनिस्टर को ये बताएं कि इस तरह के रिमार्क्स मत दें।
तो इमरान खान साहब ने उस पर्ची को पढ़ के इंतहाई गुस्से का इजहार किया था। उस ईरान के दौरे के बाद इमरान खान साहब ने वापस आके जो है वो चंद दिनों के बाद जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे से हटा दिया था। अब ये इसी स्टोरी के बेसिकली दो मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। अब ये तो जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर या इमरान खान साहब ये अपने अपने वर्जन्स के मुताबिक जो है ये स्टोरी बता सकते हैं कि उनको उस वक्त क्यों हटाया गया था। लेकिन मैंने कल भी एक बात की थी, मैं आज उस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि दो ऐसे लोग हैं। अब ये मैं इमरान खान पे छोड़ता हूँ कि वो कभी उसका नाम लेना चाहें, क्योंकि मेरे साथ गुफ्तगू के अंदर जो है दो लोगों का जिक्र हुआ था कि दो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मेरा ख्याल में जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान गैप्स और डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। वो दो लोग कौन थे ये मैं इमरान खान साहब के ऊपर छोड़ता हूँ कि कभी उन्होंने उनका जिक्र करना हुआ तो ये उनकी बात, क्योंकि मुझसे वो सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसलिए मैं तो उसका जिक्र मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो शीरी मज़ारी की जो साहबजादी हैं ईमान मज़ारी उन्होंने डॉन के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था हफ्ते वाले दिन, और इतवार को भी कल वो समा के एक प्रोग्राम में आई हुई थी, और इमरान खान साहब से उन्होंने काफ़ी गिला शिकवा किया। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा की गिरफ्तारी के 5 या 6 दिन के बाद इमरान खान ने गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मेरी वालदा के हक़ में बयान दिया। उस वक्त इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी अहलिया की पड़ी हुई थी। तो शीरी मज़ारी के हवाले से, उनकी नज़रबंदी के हवाले से दोबारा जो नोटिफिकेशन आया था NPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, शीरी मज़ारी को एक दफ़ा फिर से रिहा करने का हुक्म जो है वो जारी हो गया। 3 दफ़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। अब देखते हैं कि अब इस बार शीरी मज़ारी की रिहाई होती है कि नहीं होती है, और रिहाई होकर दोबारा गिरफ्तारी होती है या नहीं होती। वी विल हैव टू वेट एंड सी दैट। तो ये जनाब अब तक की अपडेट थी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।